हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनीज एक्ट 2017। इसमें अगर हम कंटेंट्स देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, जिसमें जो लेफ्ट साइड पे है वो सेक्शंस लिखे हुए हैं। हर सेक्शन कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट का कुछ टाइटल है। उसके सामने उसके पेजेस लिखे हुए हैं, पेज नंबर कौन सा है, सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अभी शुरू का है कंपनीज एक्ट से जो इंट्रोडक्शन की बात अगर हम करते हैं तो उसमें सेक्शन 1 है कि सेक्शन 1 बताता है कि क्या टाइटल है, ये जो एक्ट है इसका क्या टाइटल है, नाम किस नाम से आप इसे पुकारेंगे, फिर किस एक्सटेंट क्या इसकी, किस जगह से ये जिस जगह पे अप्लाई होगा, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ तक होगी। ठीक है, कमेंसमेंट मीन्स कि इसका इस एक्ट को अप्लाई कब से किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है दूसरा सेक्शन कहता है, सेक्शन 2 इज़ द डेफिनेशंस। पूरे एक्ट में जहाँ जहाँ जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं उसको डिफाइन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, ये हम जैसे जैसे हमें कुछ ज़रूरत पड़ती जाएगी हम पढ़ते जाएंगे। अगली चीज़ अगर हम देखें तो उसमें तो सेक्शन 3 कहता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू नॉन ट्रेडिंग कंपनीज विद प्योरली प्रोविंशियल ऑब्जेक्ट्स। प्रोविंशियल ऑब्जेक्ट क्योंकि कंपनीज़ जो हैं वो अब एक ये तो फेडरल इदारा है ना, एससीसीपी, जो आपके कंपनीज एक्ट को इन्फोर्स करता है। तो लेकिन जब प्रोविंशियल ऐसी एंटिटीज़ जो सिर्फ प्रोविंशियल जो है वो अपने उसके ऑब्जेक्ट्स लेके चलाती हैं, सिर्फ उसी जुरिस्डिक्शन में, प्रोविंस की जो जुरिस्डिक्शन में काम कर रही हैं, उस पे हम क्या करेंगे, उसके लिए कौन अथॉरिटी होगा, क्या होगा, वो इसमें डिस्कस किया गया। उसके अलावा एक्ट ओवरराइड है सेक्शन 4। क्या ओवरराइड होगा, एमओए, मतलब कि कंपनीज एक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, मतलब उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब दोनों में कोई डिफरेंस आएगा, कंपनीज एक्ट में एंड एमओए में, तो इसकी बात मानी जाएगी। तो इसमें ये बताया गया है कि जब ऐसा कुछ हुआ तो कंपनीज एक्ट में जो लिखा हुआ है वही फाइनल वर्डिंग होगी। ठीक है, और उसके बाद अगला सेक्शन शुरू हो जाता है। फिलहाल हम पार्ट 1 पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, चलते हैं सेक्शन 1 की तरफ। सेक्शन 1 में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें कि क्या हो रहा है। सेक्शन 1 कहता है दिस एक्ट में कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2017। तो ये शॉर्ट टाइटल आपके पास आ गया। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। इसका जो एप्लीकेबिलिटी है वो कहाँ है, सारे पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान की डेफिनेशन आप कॉन्स्टिट्यूशन से ले सकते हैं कि व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा तीसरा सबसेक्शन कहता है कि दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस एक्सेप्ट सेक्शन 456 which shall come into force on such date as the federal government or an authority or person authorized by it may by notification in official gazette to appoint। 456 जो है वो एक रियल एस्टेट का एक सेक्शन है जिसमें एडवांस अलाउ करना है कि नहीं करना वो लिख तो दिया गया है, लेकिन वो अभी अप्लाई नहीं हुआ। इसमें यही लिखा हुआ है कि वो तब अप्लाई होगा जब फेडरल गवर्नमेंट खुद करेगी, कुछ अपनी अथॉरिटी से करवाएगी या कोई पर्सन ऑथराइज करेगी और वो नोटिफिकेशन जारी करेगा ऑफिशियल गजट में, फिर वो इनटू फोर्स आएगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 आ जाता है डेफिनेशंस का। डेफिनेशंस में बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी जिसमें इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे एसोसिएटेड कंपनीज और अंडरटेकिंग क्या होती हैं, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसने बताया बैंकिंग कंपनीज, ऑथराइज कैपिटल, बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर होल्डर्स और ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, बोर्ड, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। ठीक है, बुक्स एंड पेपर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी तो हम इसमें हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन है। आगे चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू नॉन ट्रेडिंग कंपनीज विद प्योरली प्रोविंशियल ऑब्जेक्ट्स। मतलब सेक्शन 3 ये कहता है द पावर्स कन्फर्ड बाय दिस एक्ट ऑन द कंसर्न मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और द कमीशन इन रिलेशन टू कंपनीज विच आर नॉन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच आर कन्फाइंड टू अ सिंगल प्रोविंस मे बी एक्सरसाइज बाय मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वो कहता है जो इस एक्ट की जो पावर्स हैं वो कौन एक्सरसाइज करेगा, मिनिस्टर इन चार्ज, मतलब जैसे चीफ मिनिस्टर होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, वो जो है ना फेडरल गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट का मिनिस्टर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है ये एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, और दूसरी इसमें बात यह है कि नॉन ट्रेडिंग से क्या मुराद है। प्रोविंस में आपने अगर टैक्सेशन पढ़ा है तो प्रोविंस जो है प्रोविंशियल जो एंटिटीज़ है ना वो सर्विसेज को देखती हैं, गुड्स को ज़्यादातर फेडरल गवर्नमेंट मैनेज करती है। ठीक है, तो इसलिए नॉन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मीन्स चीज़ों की खरीदो फरोख्त, तो नॉन ट्रेडिंग मीन्स नहीं, चीज़ों की खरीदो फरोख्त नहीं है, बल्कि कंपनीज का पर्पज़ जो है ना वो सर्विस प्रोवाइड करना है, कुछ और चीज़ें हैं। मतलब जो गवर्नमेंट की जो जो है ना गवर्नमेंट की जो पर्पज़ को फुलफ़िल कर रहा होता है, जैसे कॉर्पोरेशंस बनी हुई हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो पाकिस्तान में पंजाब में टीडीसीपी नाम की एक कॉर्पोरेशन है जो टूरिज़्म को प्रमोट करती है। तो उसका कोई प्रॉफ़िट मेकिंग वो पर्पज़ नहीं होता, बस पब्लिक को सर्व करना पर्पज़ होता है, टूरिज़्म को मैनेज करना पर्पज़ होता है। ठीक है, तो उस तरह वो इस तरह की वो कहता है कंपनी जो है कॉर्पोरेशन हैं उसको एसएससीपी डील नहीं करेगा, उसको फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर इन चार्ज है वो डील करेगा। प्रोवाइडेड दैट विद लाइसेंस इश्यूड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एज द केस में बी इट्स कंसर्न मिनिस्टर इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्म्ड बाय दिस सेक्शन द कंपनी शैल मेंशन दिस फैक्ट इन ऑल इट्स डॉक्यूमेंट्स। तो वो कहता है अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उस कंपनी को कॉर्पोरेशन को लाइसेंस दिया हुआ है कुछ करने का, तो वो ये बात कि उसे लाइसेंस मिला हुआ है वो अपने डॉक्यूमेंट्स में शाया करेगा। उसके बाद नो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन फॉर्म अंडर सबसेक्शन 1 एक्सटेंड्स इट्स ऑपरेशनल एक्टिविटीज बियॉन्ड द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ इट्स रेस्पेक्टिव प्रोविंस शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ लेवल 3 ऑन अ स्टैंडर्ड स्केल एंड बी बाउंड अप बाय द एप्लीकेशन बाय द कमीशन। अच्छा, इसमें वो कहता है कि अगर अब ये कंपनीज एक्ट में हम बाकी भी सेक्शंस में देखेंगे कि हर सेक्शन के एंड पे वो कहता है अगर आपने इस सेक्शन की खिलाफवर्जी की तो आपको ये फाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी लेवल 3, ये कुछ 3 लेवल्स डिफाइन किए हुए हैं कंपनीज एक्ट ने कि उसकी पेनल्टीज जो है वो कितनी, लेवल 1 पे कितनी होगी, 2 पे 3 पे कितनी होगी, तो 3 इज़ द हाईएस्ट। तो उसको हाईएस्ट ऑफ द पेनल्टीज चार्ज की जाएंगी अगर जो नॉन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है जो प्रोविंशियल ऑब्जेक्ट्स के साथ काम कर रही है उसने अपनी जो लिमिट्स हैं वो उस प्रोविंस से बाहर निकाली, तो उसको लेवल 3 पेनल्टी चार्ज होगी। ठीक है, और उसको वाइंड अप करने का प्रोसीजर भी शुरू किया जा सकता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं एक्ट टू ओवरराइड। तो जैसे मैंने बताया था क्या है ओवरराइड करना है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड हियरिन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ और द मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ कंपनी और एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय इट और इन एनी रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी जनरल मीटिंग और बाय इट्स डायरेक्टर्स वेदर द सेम बी रजिस्टर्ड एक्जीक्यूटेड और पास्ड
एज द केस मे बी बिफोर और आफ्टर द कमिंग टू फोर्स एंड सेट प्रोविजन। ठीक है, वो क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट की जो प्रोविजन हैं शेल हैव इफेक्ट। ठीक है, शेल हैव इफेक्ट मीन्स यही अप्लाई होंगी, यही प्रिवेल करेंगी, नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब बाकी कुछ भी हो जाए, एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, किसी और लॉ में चाहे कोई और बात लिखी हो, मेमोरेंडम में कोई और बात लिखी हो, आर्टिकल्स में कोई और बात लिखी हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में कोई बात लिखी हो, और वो इस जो प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट से जो है वो मैच ना करती हो, तो ये एक्ट जो है ना वो उसकी बात मानी जाएगी, कंपनीज एक्ट की बात मानी जाएगी। ठीक है, तो ये any provision contained in memorandum, article, contract, agreement, arrangement or resolution of force shall to the extent to which it is repugnant to the force provision of this act become be void as the case may be। मतलब जो मेमोरेंडम, आर्टिकल, एसोसिएशन और रेजोल्यूशन, कोई जो भी डॉक्यूमेंट है कंपनी का, वो उसमें कोई ऐसी बात लिखी हो जो एक्ट, कंपनीज एक्ट को ओवरराइड करने की कोशिश करे, तो वो एक्ट की बात मानी जाएगी और वो प्रोविजन वॉइड करार दे दी जाएगी, मीन्स कि वो यूजलेस होगी, एप्लीकेबिलिटी उसकी नहीं होगी। ठीक है, तो हमने आज 4 सेक्शंस पढ़े हैं, ये इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।